Welcome. Subscribe to AS Foundation, India's leading academy for CA course, and hit the bell icon to get the latest updates. Thank you. वेलकम टू अ न्यू चैप्टर नाउ। चलिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है ओवर द काउंटर डेरिवेटिव, ओटीसी डेरिवेटिव। और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं एक बार जरा समझ लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी करीब 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी दो आता है और थोड़ा ट्रिकी चैप्टर है, तो जरा ध्यान से हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर हम जो देखने जा रहे हैं, पहले है स्वैप्स। स्वैप्स में हम देखेंगे करेंसी स्वैप, इंटरेस्ट रेट स्वैप, क्रॉस करेंसी स्वैप। उसके बाद हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट और स्वैप्शन। तो ये सब नाम बड़े नए लग रहे होंगे आपको, बट डोंट वरी, हम लोग एक एक चीज धीरे धीरे समझेंगे, उसकी कॉन्सेप्ट समझेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट पे हम काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो चैप्टर का नाम मैंने दिया है ओवर द काउंटर डेरिवेटिव, और इसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो स्वैप्स पे है। लेकिन स्वैप के अलावा भी हमें इसमें बाकी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट सीखने हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो अंडरलाइंग होगा वो इंटरेस्ट रेट होगा। इसके पहले जो अभी आपने चैप्टर देखे थे उसमें अंडरलाइंग था स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटी, और इस चैप्टर में हमारा अंडरलाइंग होगा इंटरेस्ट रेट बेसिकली। सो इंटरेस्ट रेट कैन ऑल्सो बी एन अंडरलाइंग। तो जो डेरिवेटिव जो हम देखेंगे उसमें इंटरेस्ट रेट विल बी द अंडरलाइंग इन दिस चैप्टर, और foreign exchange will also be underlying, but that in the subsequent chapters, that is डॉलर, पाउंड, येन, यूरो, वो हम अगले कुछ चैप्टर्स में देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स में। तो लेट अस स्टार्ट ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। तो पहले मैं आपको आज बताऊंगा स्वैप्स। तो स्वैप का मतलब क्या होता है? स्वैप मीन्स एक्सचेंज, यानी कुछ देना और कुछ लेना। एक पार्टी कुछ देगी, दूसरी पार्टी से कुछ लेगी, दैट इज स्वैप। जैसे स्कूल में हम सीट्स भी स्वैप कर लेते थे, कुछ लोग तो एग्जाम में भी सीट स्वैप कर लेते हैं। तो स्वैप मीन्स एक्सचेंज। लेकिन हमारा इस चैप्टर में स्वैप का मतलब बेसिकली वुड बी स्वैप ऑफ कैश फ्लोज। स्वैप ऑफ कैश फ्लोज मीन्स इट कैन बी स्वैप ऑफ इंटरेस्ट। एक पार्टी फिक्स रेट देगी, दूसरी पार्टी फ्लोटिंग रेट देगी। स्वैप कैन बी स्वैप ऑफ करेंसी, दैट इज एक पार्टी डॉलर देगी, दूसरी पार्टी येन देगी। या ऐसा भी हो सकता है कि उसमें इंटरेस्ट का भी स्वैप हो और करेंसी का भी स्वैप हो। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्वैप? पर्पस ऑफ स्वैप पहले हम समझ लेते हैं इस फर्स्ट पैराग्राफ और सेकेंड पैराग्राफ में। आपकी बुक में सब लिखा हुआ है। तो पर्पस ऑफ स्वैप, टू फर्म्स इन टू डिफरेंट मार्केट्स में हैव रिलेटिव स्ट्रेंथ्स इन बोरिंग इन टू डिफरेंट करेंसीज। दो कंपनी अलग अलग मार्केट में ऑपरेट कर रही है और उनकी अलग अलग स्ट्रेंथ है। अब इस पॉइंट को समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे। जैसे एक कंपनी है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैकडोनल्ड, और मैकडोनल्ड की एक सब्सिडरी है। ये कंपनी कहां पर है? यूएस में है, और इसकी एक सब्सिडरी है, कहां पर है? ये सब्सिडरी है जापान में।
द सब्सिडरी इज इन जापान। अब इस जापानीज सब्सिडरी को चाहिए फंड्स, तो क्या करेंगे? एक ऑप्शन तो ये है कि आप यूएस में बोरो करके फंड्स को जापान रेमिट करेंगे। तो यहां बोरो करेंगे, कन्वर्ट करेंगे येन में और यहां भेजेंगे, और बाद में ये कंपनी विथ इंटरेस्ट आपको वापस कर सकती है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इसमें प्रॉब्लम हो सकता है एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का। एक्सचेंज रेट्स कैन चेंज और काफी आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि ये कंपनी डायरेक्टली जापान में जाकर फंड्स रेज करेगी, लेकिन जापानीज लोग मैकडोनल्ड को लोन क्यों देंगे? दे मे नॉट गिव लोन, और इफ दे गिव लोन, अगर लोन देते भी हैं तो इट विल बी एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैकडोनल्ड जापान में जाके फंड्स रेज करेगी तो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट उनको ज्यादा लगे, बिकॉज फॉर जापानीज इन्वेस्टर्स मैकडोनल्ड इज अ फॉरेन कंपनी, सो रिस्क इज हाई एंड देयरफॉर दे मे आस्क फॉर अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए हायर इंटरेस्ट रेट मांग सकती है। तो ये दो प्रॉब्लम हो गए। एक तो या तो एक्सचेंज रेट आपको लग सकता है, एक्सचेंज रेट का रिस्क है, और दूसरा हायर इंटरेस्ट रेट का रिस्क है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एक कंपनी है जापान में, सोनी। सोनी कंपनी जापान में है और उसकी एक सब्सिडरी है, कहां है? यूएस में। ये भी अपनी सब्सिडरी को फंड करना चाहती है। इसके साथ भी वही दो समस्याएं हैं। या तो आप जापान में फंड्स रेज करके यूएस में फंड्स रेमिट करो, उस केस में आपको एक्सचेंज रिस्क है, क्योंकि पहले आपको येन को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा और बाद में वापस डॉलर को येन में कन्वर्ट करना होगा, राइट। दूसरा ऑप्शन क्या है कि डायरेक्टली आप जाओ यूएस में और फंड्स रेज करो, लेकिन वहां पे क्या रिस्क है कि इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा लग सकता है। इंटरेस्ट रेट आपको हायर लगेगा। अमेरिकन इन्वेस्टर के लिए जापानीज फर्म इज अ फॉरेन फर्म, so why would he invest in a Japanese firm? He can very well invest in a US firm, और US की फर्म इन्वेस्ट करेगी, रिस्क कम है। तो अब क्या करें? दोनों फर्म शेक हैंड करेगी। मैकडोनल्ड कंपनी सोनी को बोलेगी, मैं तुम्हारी सब्सिडरी को लोन दे देता हूं यूएस में, और तुम हमारी सब्सिडरी को लोन दे दो जापान में। अब इसमें क्या होगा? दे आर स्वैपिंग। अब यहाँ पे स्वैप क्या हो रहा है कि एक पार्टी दूसरे को डॉलर दे रही है और दूसरी पार्टी पहली पार्टी को येन दे रही है। तो इससे फायदा क्या हो गया? दो फायदे हो गए। एक तो है कि अभी दोनों कंपनी मैकडोनल्ड और सब्सिडरी ऑफ सोनी दोनों यूएस में ही है, तो यहां पर डॉलर ही दिया जाएगा, डॉलर ही लिया जाएगा, तो एक्सचेंज रिस्क तो खत्म हो गया। मैंने सब्सिडरी ऑफ सोनी को डॉलर में लोन दिया और वो हमें डॉलर में वापस करेगी, तो एक्सचेंज रेट तो खत्म हो गया। और दूसरा, मैकडोनल्ड की क्रेडिट रेटिंग यूएस में अच्छी है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ यूएस में ज्यादा है, तो वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो कर सकती है और उसका बेनिफिट वो सब्सिडरी ऑफ सोनी को पास ऑन कर सकती है। सेम, बिल्कुल सेम यहां पर भी होगा। सोनी जापान में है, मैकडोनल्ड की सब्सिडरी जापान में है, तो वो उसको वहां पे लोन दे देगी, तो सारा ट्रांजैक्शन येन में होगा। सोनी जापान की रेपुटेशन जापान में बहुत अच्छी है, क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, तो उनको बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है, तो वो क्या करेगी?
वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट इसको दे देगी। तो इस एग्जाम्पल को हम नाम देंगे करेंसी स्वैप। दो बेनिफिट तो आपको इमीडिएटली सामने सामने दिख रहे हैं। एक तो है आपका जो एक्सचेंज रिस्क है वो खत्म हो जाता है, और दूसरा आपका जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है वो कम हो सकता है, राइट। तो दैट इज वाई कंपनीज इंटर इनटू स्वैप। वो अपनी अपनी रिलेटिव स्ट्रेंथ का फायदा उठाती है और रिस्क कम करती है, कॉस्ट कम करती है। तो ये एग्जांपल थोड़ी देर बाद एक क्वेश्चन में भी आएगा। Swap is an arrangement whereby a firm borrows in the currency in which it has advantage and exchanges the liability with another firm for an equivalent liability at the time of agreement in another currency। तो अभी हमने एग्जांपल में देखा था कि मैकडोनल्ड को डॉलर में एडवांटेज है और सोनी को येन में एडवांटेज है। तो दोनों पहले अपनी अपनी करेंसी में बोरो करेगी और उसको स्वैप करेगी। इस तरह से वो अपना इंटरेस्ट रेट कम कर सकती है, और दो अलग अलग करेंसी स्वैप करने से उनका एक्सचेंज रिस्क भी कम हो सकता है। उसी तरह एक और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। वन फर्म में हैव एडवांटेज इन बोरिंग एट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट while the other may have advantage in floating rate of interest। तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है वो एक बार वापस रिवाइज कर ले। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस द इंटरेस्ट रेट इज लिंक्ड टू अ बेंचमार्क रेट, यानी इंटरेस्ट रेट हर पीरियड में रिवाइज होगा, इट इज लिंक्ड टू अ बेंचमार्क रेट। बेंचमार्क रेट क्या हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाइबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, और इट कैन बी माइबोर ऑल्सो, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, और ये नॉर्मली हर 6 मंथ बाद रिवाइज होगा। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज होगा आपका, जैसे जैसे लाइबोर चेंज होगा आपका इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल भी चेंज होगा। तो यहां पर भी मैं एक एग्जांपल बता दूं कि ये कैसे ये स्वैप करने से फायदा हो सकता है। अभी जैसे दो कंपनी है ए और बी, फिक्स रेट एप्लीकेबल, ए को फिक्स रेट एप्लीकेबल है 9% और बी को है से 11%। फ्लोटिंग रेट, अभी अज्यूम करेंगे कि ए को फ्लोटिंग रेट एप्लीकेबल है लाइबोर प्लस 2% और बी को एप्लीकेबल है प्लस 1%। तो फिक्स रेट में किसको एडवांटेज है? फिक्स रेट में ए को एडवांटेज है, ए कैन बोरो एट 9%। फ्लोटिंग रेट में किसको एडवांटेज है? फ्लोटिंग रेट में बी को एडवांटेज है, बी कैन बोरो एट लाइबोर प्लस 1%। अभी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट या प्रेफरेंस, ए की प्रेफरेंस है फ्लोटिंग रेट और बी की प्रेफरेंस है फिक्स्ड रेट। ए की प्रेफरेंस है फ्लोटिंग रेट, ए फ्लोटिंग रेट में बोरो करना चाहता है और बी फिक्स रेट में बोरो करना चाहता है। दोनों के अपने अपने व्यूज हैं अबाउट द इंटरेस्ट रेट मूवमेंट। शायद ए को लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है या घट सकता है, तो फ्लोटिंग रेट में बोरो करो ताकि इंटरेस्ट रेट अगर घटे तो उसका इंटरेस्ट कम हो जाए। लेकिन बी को लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, तो फिक्स रेट में बोरो करके लॉक कर दो ताकि बाद में जब इंटरेस्ट रेट बढ़े तो उसको कोई नुकसान ना हो, राइट। अब अगर ए खुद जाएगा बोरो करने तो ए को देना पड़ेगा लाइबोर प्लस 2%, और अगर बी बोरो करने जाएगा तो बी को देना पड़ेगा 11%। तो अब दोनों क्या करेंगे? ए विल बोरो ए विल बोरो एट फिक्स रेट
A will borrow at fixed rate, that is 9%. B will borrow at floating rate, that is LIBOR plus 1%, and enter into swap arrangement. तो ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें लाइबोर प्लस 1% दूंगा, और बी ने ए को कहा मैं तुम्हें 9% फिक्स रेट दूंगा। अब इफेक्टिवली क्या हो गया है? इफेक्टिवली ये हो रहा है कि ए इज पेइंग लाइबोर प्लस 1% एंड बी इज पेइंग 9%। तो ए को कितना फायदा हुआ? अगर ए खुद बोरो करता तो लाइबोर प्लस 2, स्वैप करने से लाइबोर प्लस 1, तो हमारे इस एग्जाम्पल में ए को हो गया 1% का फायदा। 20 गेन कितना है? खुद से बोरो करते तो 11, स्वैप किया तो 9, तो 2% का फायदा बी को भी हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वैप, कि कैसे स्वैप करने से हम अपना कॉस्ट कम कर सकते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल जो था ये इंटरेस्ट रेट स्वैप का एग्जाम्पल है। तो वापस हम बुक पे पहुंचते हैं। देयरफॉर स्वैप में इन्वॉल्व बोरिंग एट फ्लोटिंग रेट एंड एक्सचेंजिंग द लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट विद अनदर फॉर्म बोरिंग एट फिक्स रेट। जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, एक पार्टी फिक्स रेट में बोरो करती है और फ्लोटिंग रेट के साथ स्वैप कर लेती है, या फ्लोटिंग रेट में बोरो करके फिक्स रेट के साथ स्वैप कर लेती है। सो व्हाट आर दी मोटिवेशंस अंडरलाइंग स्वैप? तो राइट साइड में मैंने लिखा है, देखिए नीचे पैराग्राफ 2, मोटिवेशंस अंडरलाइंग स्वैप। 1 इज दैट कैपिटल मार्केट्स आर इम्परफेक्ट। कैपिटल मार्केट परफेक्ट नहीं होते हैं, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। One company may not be able to raise funds in another currency. One company may not be able to raise funds in another country. या तो आपको कंट्री का रिस्ट्रिक्शन है, करेंसी का रिस्ट्रिक्शन है, अमाउंट का रिस्ट्रिक्शन है। ओके, तो उस केस में आप स्वैप यूज करके आप बेनिफिट उठा सकते हैं। दूसरा कारण स्वैप का है, इन्वेस्टर्स हैव डिफरेंट एटीट्यूड। अभी आपने सेकेंड एग्जाम्पल देखा, एक कंपनी फ्लोटिंग रेट में बोरो करना चाहती है और एक कंपनी फिक्स रेट में बोरो करना चाहती है। तो जो कंपनी फ्लोटिंग रेट में बोरो करना चाहती है उसको लग रहा है इंटरेस्ट रेट घटेगा, और जो कंपनी फिक्स रेट में बोरो करना चाहती है उसको लगता है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इनका अपना अपना एटीट्यूड है। इन्वेस्टर का एटीट्यूड अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि उनके पास जो इंफॉर्मेशन है वो सेम नहीं है। अगर सेम भी होगा तो शायद उनको प्रोसेस सेम तरीके से नहीं कर रहे होंगे। यानी सेम इंफॉर्मेशन को हो सकता है वो अलग अलग तरह से प्रोसेस करें, या उनके पास इंफॉर्मेशन का जो बेस है वो भी डिफरेंट हो सकता है। इसीलिए किसी एक को लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो किसी एक को लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकता है। दैट इज इंफॉर्मेशन असिमेट्रीज। डिफरिंग फाइनेंशियल नॉर्म्स ऑल्सो, यानी डिफरेंट इन्वेस्टर्स का क्रेडिट रेटिंग अलग हो सकता है। क्रेडिट रेटिंग कैन बी डिफरेंट। किसी के लिए फिक्स रेट बेनिफिशियल है, किसी के लिए फ्लोटिंग रेट बेनिफिशियल है। ओके, कुछ कंपनी को यूएस डॉलर में बोरो करने में एडवांटेज है, कुछ कंपनी को येन में बोरो करने में एडवांटेज है। देन डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट टैक्स स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, तो वो भी क्या करेंगे, टैक्स का फायदा उठाने के लिए स्वैप कर सकते हैं। एंड बोरोवर्स एंड इन्वेस्टर्स हैव डिफरेंस इन देयर प्रेफरेंस एंड मार्केट एक्सेस ऑल्सो। ऑलरेडी हमने बताया, कोई फ्लोटिंग में बोरो करना चाहता है, कोई फिक्स में, कोई डॉलर में, कोई येन में, प्लस वो मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। ये भी सबके लिए इक्वल नहीं है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडियन कंपनी डेनमार्क में जाके बोरो कर सकती है? शायद नहीं, डिफिकल्ट है। उसी तरह कोई डेनमार्क की कंपनी, डैनिश कंपनी इंडिया में आके बोरो कर सकती है क्या? शायद नहीं। तो क्या करेंगी? इंडियन कंपनी को डेनमार्क में फंड चाहिए, डेनमार्क कंपनी को इंडिया में फंड चाहिए, तो स्वैप कर सकती है, राइट। तो कुछ एक दो एग्जांपल और डिस्कस करते हैं कि स्वैप से क्या बेनिफिट है और स्वैप क्यों करते हैं। अभी हो सकता है एक कंपनी है ए लिमिटेड, ये एक्सपोर्ट करती है, ओके, ये इंपोर्ट करती है, पहले मैं इंपोर्ट लिखता हूं, इंपोर्ट करती है डॉलर में, और इनके जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, इंपोर्ट किया, रॉ मटेरियल प्रोसेस किया इंडिया में जिसकी करेंसी रुपीज है, लेकिन कस्टमर है जापान में, तो यहां पर ये येन। अब क्या होगा कि इनको पेमेंट आएगा येन में, एक्सपोर्ट करेंगे, पेमेंट आएगा येन में, और इनको पेमेंट करना है इंपोर्ट के लिए डॉलर में, पेमेंट आएगा येन में और सामने पेमेंट करना है आपको डॉलर में, तो आपको एक्सचेंज रिस्क है, डबल एक्सचेंज रिस्क है, येन का रेट कम हो सकता है और डॉलर का रेट बढ़ सकता है फॉर एग्जाम्पल। तो आप क्या कर सकते हो? स्वैप कर सकते हो, या तो आप येन को डॉलर में कन्वर्ट करवा लो स्वैप करके, या फिर डॉलर को येन में कन्वर्ट करा लेंगे, तो इस तरह से आपका एक्सचेंज रिस्क कम हो सकता है। दूसरा है फॉर बैंक्स, बैंक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है स्वैप, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट करने के लिए। बैंक्स एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, तो यहां पर हम लिखेंगे एक बैंक का नाम ए लिमिटेड और एक बैंक का नाम लिखेंगे बी लिमिटेड। ये उनकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में बैंक का क्या होगा? दो आइटम मेन होते हैं, एक होता है डिपॉजिट लायबिलिटी साइड में, डिपॉजिट्स एंड बोरिंग, और एसेट साइड में होता है लोन्स एंड एडवांसेस। ये तो आप सबको पता है। बैंक की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जो सबसे हेवी आइटम होगा वो होगा डिपॉजिट्स एंड बोरिंग। लो रेट पे वो डिपॉजिट लेती है और हाई रेट पे वो लोन देती है, लोन्स एंड एडवांसेस। तो बैंक ए ने जो डिपॉजिट ले रखा है वो फ्लोटिंग रेट है, और जो लोन्स एंड एडवांसेस दे रखा है वो फिक्स रेट है, यानी इंटरेस्ट आपको मिलेगा फिक्स रेट से, लेकिन आपको इंटरेस्ट पे करना है फ्लोटिंग रेट से। और जो बैंक भी है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इनका जो डिपॉजिट्स एंड बोरिंग है फिक्स रेट से है, ओके, और इनके जो लोन्स एंड एडवांसेस हैं फ्लोटिंग रेट है। तो यहां पर इनकी बैलेंस शीट मिसमैच्ड है, मिसमैच्ड, क्योंकि अगर मान लो ए लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने फ्लोटिंग रेट में बोरो कर रखा है, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो क्या हो सकता है? इनको नुकसान होगा, क्योंकि इंटरेस्ट आएगा तो फिक्स रेट से लेकिन जाएगा फ्लोटिंग रेट से, तो बढ़ने पे उनको नुकसान हो सकता है। अब उसी तरह आप बैंक बी को देखिए, बैंक बी का इंटरेस्ट आएगा फ्लोटिंग रेट से लेकिन जाएगा फिक्स रेट से, आएगा फ्लोटिंग रेट से और जाएगा फिक्स रेट से, तो इनको क्या
रिस्क है कि अगर इंटरेस्ट रेट घट गया, फ्लोटिंग रेट है घट गया, तो आएगा कम लेकिन जाएगा फिक्स्ड, तो नुकसान हो सकता है। तो दोनों अभी क्या कर सकते हैं, वो अपना इंटरेस्ट लायबिलिटी एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी ये दोनों स्वैप कर लो फॉर एग्जांपल, राइट। तो अब क्या होगा, ए लिमिटेड का फिक्स्ड हो जाएगा, आएगा फिक्स में जाएगा फिक्स में, बी का फ्लोटिंग हो जाएगा, आएगा फ्लोटिंग में जाएगा फ्लोटिंग में, लायबिलिटी स्वैप। और हम चाहे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, एसेट स्वैप कर सकते हैं, एसेट पे जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको स्वैप कर लीजिए। तो अब क्या होगा, अगर मैं इंटरेस्ट रिसीवेबल को स्वैप करता हूं तो ए लिमिटेड का फ्लोटिंग हो जाएगा और बी लिमिटेड का फिक्स्ड हो जाएगा, इससे उनका रिस्क कम हो सकता है, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वन रीजन फॉर एंटरिंग इनटू स्वैप। एक और एग्जांपल देते हैं, एक कंपनी है, उसका नाम दे देते हैं एक्स लिमिटेड, और इनकी लायबिलिटी साइड में लोन्स एंड बोरिंग्स हैं। अब ये जो लोन इन्होंने लिया है ये फ्लोटिंग रेट में लिया है, मे बी लाइबोर पे, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, और जब जब लाइबोर चेंज होगा तो इंटरेस्ट रेट भी चेंज होगा। अब इनको रिस्क क्या है, इनको क्या लग रहा है, इनको लग रहा है कि लाइबोर बढ़ सकता है, लाइबोर कैन इंक्रीज, लाइबोर का रेट बढ़ सकता है। अगर लाइबोर का रेट बढ़ेगा तो इनको इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा देना पड़ेगा, और जैसा कि आप जानते हैं इंटरेस्ट रेट भी वोलाटाइल होते हैं, 5 से 7 भी हो सकता है, 8 से 10 भी हो सकता है कभी भी। तो अब क्या करें, अब लग तो रहा है कि लाइबोर बढ़ेगा, लेकिन क्या करें। तो एक ऑप्शन है कि आप प्रीपेमेंट कर दो, प्रीपेमेंट कर दो। आप इन्वेस्टर्स के पास जाओ जिन्होंने आपको लोन दिया है, उनको बोलो कि साहब ये लोन नहीं चाहिए, प्रीपेमेंट ऑप्शन यूज करो, लोन रिपे कर दो, और दूसरा प्लस रेस फ्रेश लोन एट फिक्स रेट। लेकिन बताओ क्या ये स्ट्रैटेजी अच्छी होगी? अगर आपको लग रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है तो फ्लोटिंग रेट को प्रीपे कर दो और फिक्स रेट से बोरो कर लो। क्या आपको लगता है अच्छा होगा? अब इसमें एक तो आप जब प्रीपेमेंट करने जाओगे तो प्रीपेमेंट चार्ज लगेगा आपको। बहुत सारे लोन में एक क्लॉज होता है कि अगर आप लोन प्रीपेमेंट करोगे, समय के पहले पे कर दोगे, तो प्रीपेमेंट चार्जेस लगेगा। प्रीपेमेंट चार्जेस अभी 2%, 3%, 4%, 5% कुछ भी हो सकता है, वो आपके लोन एग्रीमेंट में रहेगा। प्लस एक तो ये कॉस्ट हो गया आपका, दूसरा आपको फ्रेश लोन रेस करने के लिए आपको यहाँ पे इशू एक्सपेंसेस लगेंगे, जिसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट भी बोलते हैं, अंडरराइटर्स कमीशन, ब्रोकरेज, प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम सब चेंज करना पड़ता है, लीगल फीस लगती है, स्टैम्प ड्यूटी लगता है, और उसके ऊपर मैनेजमेंट का जो टाइम और एनर्जी लगती है वो अलग से। ठीक है, तो ये मान लो 4% है और ये सपोज 2% है, एक रफ एग्जांपल। तो 5-6% तो आपका ये प्री पेमेंट और फ्रेश इश्यू में चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये सब मत करो। ऑप्शन 2 क्या है, स्वैप। किसी दूसरे पार्टी को आइडेंटिफाई करो जिसको फ्लोटिंग रेट चाहिए और वो फिक्स रेट देने को तैयार है। फ्लोटिंग रेट चाहिए, फिक्स रेट देने को तैयार है, तो स्वैप कर लो।
पे एट फिक्स रेट एंड रिसीव फ्लोटिंग रेट। तो आपका फ्लोटिंग रेट कैंसिल हो जाएगा और आपको इफेक्टिवली यू विल बी पेइंग एट अ फिक्स रेट, और स्वैप का कॉस्ट बहुत कम होगा कंपेयर टू द प्री पेमेंट एंड फ्रेश इश्यू ऑफ लोन। स्वैप का कॉस्ट बहुत कम होता है, तो दैट इज वाई यू कैन यूज स्वैप हियर। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा ताकि आपको जरा चैप्टर में इंटरेस्ट बढ़े। एक और एग्जांपल देखना। सपोज एक कंपनी है, मान लो एक LIC है, और इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये इनकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में है इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, जिसपे उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अब यहां पे इनका रिस्क देखिए क्या है। रिस्क है इफ मार्केट इंटरेस्ट रेट राइजेस, market interest rate rises, the value of bond will fall. ये तो आपको पता है, there is a inverse relationship, opposite relationship between market interest rate and the value of the bond. तो जब मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड घटेगी। अब इनकी बैलेंस शीट में बॉन्ड्स जो होते हैं वो बहुत, सपोज 10,000 करोड़ रुपीस के बॉन्ड है, तो झटका भी जोर से लगेगा, नुकसान होगा, राइट। तो क्या करें, बॉन्ड बेच दें? तो एक ऑप्शन है कि बॉन्ड बेच दो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, यू कैन इंटर इनटू, सॉल्यूशन क्या है, यू कैन इंटर इनटू अ स्वैप। यू कैन इंटर इनटू अ स्वैप, इंटरेस्ट स्वैप इंटर कर लो। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो बॉन्ड पे आपको घाटा होगा। इफ इंटरेस्ट रेट गोज अप, देयर विल बी लॉस इन बॉन्ड वैल्यू, बट देयर विल बी गेन ऑन इंटरेस्ट, देयर विल बी गेन ऑन इंटरेस्ट। आप फिक्स्ड इंटरेस्ट देंगे, आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट मिलेगा। तो इससे क्या होगा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो आपको इंटरेस्ट का जो स्वैप होगा उसमें फायदा होगा, और दैट गेन विल कॉम्पनसेट फॉर द लॉस इन द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो ये भी एक एग्जांपल है जिसमें आप अपना इंटरेस्ट रेट रिस्क प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बॉन्ड की वैल्यू को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय एंटरिंग इनटू अ इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो हमने करीब 5-6 एग्जांपल देख लिए। पहला था मैकडोनल्ड और सोनी का, उसके बाद फिक्स वर्सेस फ्लोटिंग, फिर बैंक की एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, फिर हमने देखा कैसे बैंक अपने फ्लोटिंग रेट को फिक्स रेट में कन्वर्ट कर सकती है, और अभी हमने देखा कि अगर आप एक इन्वेस्टर है और आपने फिक्स रेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है और आपको लगता है इसकी वैल्यू कम हो सकती है, नुकसान हो सकता है, यू कैन एंटर इनटू अ इंटरेस्ट रेट स्वैप, राइट। So these points we have covered now. Okay. Borrowers and investors with mismatched assets and liabilities who would like to reshuffle their balance sheet. थोड़ी देर पहले बैंक के और बैंक बी का एग्जांपल दिया। बैंक ए के पास फ्लोटिंग रेट में बोरोइंग है, फिक्स रेट में एडवांसेस है, और बैंक बी के पास फिक्स रेट में बोरोइंग है और फ्लोटिंग रेट में एडवांसेस है। तो वो अगर अपना इंटरेस्ट स्वैप कर ले तो उनका बैलेंस शीट फिर से मैच हो जाएगा। अनदर मोटिवेशन इज अक्वायर न्यू एसेट और लायबिलिटीज टू विच डायरेक्ट एक्सेस में बी वेरी डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव। ये भी एग्जांपल दिया मैंने, इंडियन कंपनी है, उसको कोई फॉरेन कंट्रीज में जाके फंड्स रेस करना है, जैसे डेनमार्क में जाके रेस करना है, या तो मिलेगा नहीं या मिलेगा तो बहुत एक्सपेंसिव। तो ऐसी कंपनी क्या कर सकती है, करेंसी स्वैप यूज कर सकती है, और जो चीज पॉसिबल नहीं था वो भी पॉसिबल हो जाएगा। तो स्वैप इज अ लो कॉस्ट डिवाइस, यानी कुछ चीजें जो हैं वो दो तरीके से हो सकती हैं।
लेकिन स्वैप यूज करने से वही काम कम कॉस्ट पे हो सकता है एंड इट हेल्प्स अस टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव विच अदरवाइज उसके लिए आपको एक बहुत ही हायर ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग सकता है। अब देखना टाइप्स ऑफ स्वैप, एक डायग्राम बना हुआ फर्स्ट पेज पे सेंटर में। तो हम डिस्कस करेंगे करेंसी स्वैप, उसके बाद इंटरेस्ट स्वैप, और अगर किसी सेम प्रॉब्लम में करेंसी भी स्वैप हो रही है और इंटरेस्ट रेट भी स्वैप हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस करेंसी इंटरेस्ट रेट स्वैप। ठीक है, तो अभी पैराग्राफ नंबर 3 पे आ जाना, वहां पे लिखा हुआ है करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप का मतलब क्या होता है? जैसा कि मैंने मैकडोनल्ड एंड सोनी का एग्जांपल दिया था, ये मैकडोनल्ड है, ये सोनी है। मैकडोनल्ड ने सोनी को डॉलर दिया, सोनी मैकडोनल्ड को येन देगी आज। उसके बाद सपोज ये 5 साल का ट्रांजेक्शन है, तो 5 साल तक एक दूसरे को इंटरेस्ट पे करेंगे, और आफ्टर 5 ईयर क्या करेंगे? आफ्टर 5 ईयर सोनी डॉलर वापस करेगी, मैकडोनल्ड उसको येन वापस कर देगा। ठीक है, तो दिस इज करेंसी स्वैप। एक्सचेंज रिस्क खत्म और इंटरेस्ट रेट लोअर हो जाता है। तो ये एक थियरी क्वेश्चन भी है, यहां पर आप मार्क करके रख सकते हैं, थियरी क्वेश्चन इन द एग्जाम। क्या क्वेश्चन आया था एग्जाम में? राइट अ नोट ऑन करेंसी स्वैप। तो फिर आपको ये पैराग्राफ नंबर 3, 4, 5, हो सके तो 6, ये आपको एग्जाम में लिखना है अगर करेंसी स्वैप पे थियरी क्वेश्चन आता है तो। राइट, टिक कर लिया आपने, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट क्या करना है आपको? डेफिनेशन लिखना है। अ करेंसी स्वैप इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो आप देख रहे हैं एम और एस के बीच कॉन्ट्रैक्ट है, इन विच टू काउंटर पार्टीज, हमारे एग्जाम्पल में मैकडोनल्ड और सोनी, एक्सचेंज स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ 2 डिफरेंट करेंसीज एट द आउटसेट। डॉलर और येन को हम एक्सचेंज कर रहे हैं, कितना कितना एक्सचेंज करेंगे वो एक्सचेंज रेट पर डिपेंड करता है। सपोज एक्सचेंज रेट कुछ इस तरह से 100 येन इज इक्वल टू $1। तो अगर मैकडोनल्ड इसको $1 मिलियन दे रही है तो सोनी उसको 100 मिलियन येन देता है। राइट, तो बेस्ड ऑन द रेट ऑफ एक्सचेंज दे विल एक्सचेंज द अमाउंट ऑफ करेंसीज। तो पहले दिन हमने क्या किया? प्रिंसिपल एक्सचेंज कर लिया बेस्ड ऑन एक्सचेंज रेट ऑन दैट डे। देन सपोज ये 5 साल का 4 साल का अरेंजमेंट है, तो अगले 4-5 साल तक हम इंटरेस्ट पे करेंगे। ओके, मैकडोनल्ड सोनी को येन में इंटरेस्ट देगा और सोनी मैकडोनल्ड को डॉलर में इंटरेस्ट पे करेगी एंड दे विल री एक्सचेंज द प्रिंसिपल ऑन मेच्योरिटी। जैसे थर्ड मैंने यहां पे लिखा है, 5 साल के बाद मैकडोनल्ड वापस येन लौटा देगी और सोनी उसको डॉलर लौटा देगी। दिस इज करेंसी स्वैप। तो मैंने नीचे पैराग्राफ 4 में आपकी बुक में ये डायग्राम बनाया है। फर्स्ट डे 1 के दिन पार्टी ए पार्टी बी को येन देगी और पार्टी बी पार्टी ए को डॉलर प्रिंसिपल देगा। फिर ओवर द टर्म ऑफ द लोन दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट एक्सचेंज करेगी। पार्टी बी विल पे टू पार्टी ए इंटरेस्ट इन येन, let us assume at 5%, and party A will pay to party B interest in dollar, let us assume it is 12%। दोनों की अपनी अपनी कंपैरेटिव एडवांटेज अपने अपने करेंसीज में एक दूसरे को पास ऑन कर रही है। ये जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बराबर हो, क्योंकि ये येन में है, ये डॉलर में है। और तीसरा थर्ड स्टेप क्या होगा? मैच्योरिटी वाले दिन दोनों अपने अपने प्रिंसिपल को वापस री एक्सचेंज कर लेंगे।
तो बी पार्टी को कौन सी करेंसी वापस करेगी जरा बताओ। ऊपर फर्स्ट पॉइंट में देखना, पहले ए ने बी को येन दिया था, तो बी ए को वापस येन प्रिंसिपल वापस करेगी और ए विल रीपे टू बी डॉलर प्रिंसिपल। तो ये डायग्राम आप एग्जाम में जरूर से बनाना फॉर योर करेंसी स्वैप थियरी क्वेश्चन, राइट। उसके बाद आप एक और चीज लिखना टू गेट फुल 4 और 5 मार्क्स की बेनिफिट ऑफ करेंसी स्वैप। तो आपकी बुक में 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। एक तो है कि कॉस्ट रिडक्शन, देख रहे हैं आप, खुद से अगर बोरो करने जाएंगे तो और ज्यादा इंटरेस्ट रेट लग सकता था। दूसरा, इट इनेबल्स एक्सेस टू अ सेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट विच इज अदरवाइज नॉट अवेलेबल। ऐसा भी हो सकता है कि सोनी अमेरिका में जाके फंड्स रेज ही ना कर पाए, राइट। हो सकता है अमेरिकन गवर्नमेंट अलाउ ना करे। तो अब आपको डॉलर चाहिए तो क्या करेंगे, यू हैव टू एंटर इनटू अ करेंसी स्वैप। थर्ड एडवांटेज इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड एंड फोर्थ इज योर एक्सचेंज रिस्क इज आइदर रिड्यूस्ड और कंप्लीटली एलिमिनेटेड। एक्सचेंज रिस्क आपका रिड्यूस हो सकता है। तो ये अगर सिर्फ बेनिफिट ऑफ करेंसी स्वैप पूछे एग्जाम में तो आप इतना लिख सकते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ करेंसी स्वैप पे। ये जो हमने डायग्राम देखा, इसमें आप देखोगे सेंटर में यहां पे पार्टी बी 5% येन बोरिंग पे इंटरेस्ट पे कर रही है और पार्टी ए 12% इंटरेस्ट पे कर रहा है डॉलर बोरिंग पे। तो ये भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है, दोनों 5 और 12 फिक्स्ड है। अगले 4 सालों तक, अगले 4-5 सालों तक जितना भी इनका पीरियड है, ये 5% पे करेगी और ये पार्टी 12% पे करेगी। तो इसको हम बोलेंगे फिक्स्ड टू फिक्स्ड करेंसी स्वैप। तो ये जो डायग्राम है उसको आप कहीं लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट इज फिक्स्ड टू फिक्स्ड करेंसी स्वैप। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट on a loan in one currency for a fixed interest payment on an equivalent loan in another currency। और दूसरा क्या हो सकता है, फिक्स टू फ्लोटिंग क्रॉस करेंसी स्वैप। अब ये एग्जांपल हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते थे, जैसे कि एक पार्टी दूसरे को फिक्स रेट से पे कर रही है, और ये वाला जो है इसको हम 12% की जगह इसको हम लाइबोर प्लस 5% कर देते हैं। तो अब यहां पर क्या होगा, ये बी इज पेइंग टू एट फिक्स रेट, बी ए को फिक्स रेट से पे कर रही है और ए इज पेइंग टू बी एट अ फ्लोटिंग रेट। तो इसको हम बोलेंगे फिक्स टू फ्लोटिंग क्रॉस करेंसी स्वैप। यहाँ पे एक्चुअली ये इंटरेस्ट रेट का भी स्वैप हो रहा है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग का स्वैप हो रहा है, और दो करेंसी का भी स्वैप हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे फिक्स टू फ्लोटिंग क्रॉस करेंसी स्वैप। सो एग्जाम में ये नोट अगर आया टाइप्स ऑफ करेंसी स्वैप तो इतना लिखना, इन दिस मेथड फिक्स रेट ऑब्लिगेशन इन वन करेंसी आर स्वैप्ड फॉर फ्लोटिंग रेट ऑब्लिगेशन इन अनदर करेंसी। फॉर एग्जाम्पल, US dollar at fixed rate can be swapped against sterling, sterling मतलब pound, with LIBOR plus floating rate, right। तो अब देखना, अभी आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर में है, मिल गया, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना वहां पे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, साइज देख के डरना मत, बहुत इजी है। ये करेंसी स्वैप पे क्वेश्चन है और ये आईसीआई की मॉड्यूल में पहले आया करता था, इसका जो सोर्स है वो आईसीआई मॉड्यूल है। मैकडोनो हैमबर्गर कंपनी wishes to lend $5 lakh to its Japanese subsidiary। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, कितना लेंड करना चाहती है, $5 lakh टू इट्स Japanese subsidiary।
तो मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल दिया था वो इसी क्वेश्चन को ही मैंने एक्सप्लेन किया था। ये कंपनी की एक सब्सिडरी है जापान में, जिसको वो $5 लाख लेंड करना चाहती है, लोन देना चाहती है। एट द सेम टाइम सोनी इंडस्ट्रीज इज इंटरेस्टेड, सोनी ये कहां पर है, जापान में, इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ मीडियम टर्म लोन ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम अमाउंट टू इट्स यूएस सब्सिडरी। सोनी है जापान में और उसकी सब्सिडरी है यूएस में, वो भी उसको लेंड करना चाहती है। डायरेक्टली लेंडिंग करेंगे तो एक्सचेंज रिस्क का चक्कर हो जाएगा। द टू पार्टीज आर ब्रॉट टुगेदर बाय एन इन्वेस्टमेंट बैंक। तो दोनों को किसने शेक हैंड करवाया, किसने मिलवाया, एक इन्वेस्टमेंट बैंक ने। ओके, जिनका काम ही यही होता है कि लोगों को ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने में हेल्प करें, और उनका भी अपना कमीशन रहता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कमीशन नहीं है, इग्नोर करेंगे। आर ब्रॉट टुगेदर बाय एन इन्वेस्टमेंट बैंक फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग पैरेलल लोन, फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग पैरेलल लोन, यानी मैकडोनो लोन देगी सोनी की सब्सिडरी को और सोनी लोन देगी मैकडोनो की सब्सिडरी को। मैकडोनो विल लेंड $5 लाख टू द यूएस सब्सिडी ऑफ सोनी फॉर 4 years। तो ये क्वेश्चन 4 ईयर का है, 4 साल तक हम लोन देंगे एट 13% इंटरेस्ट रेट। मैकडोनो विल लेंड टू सोनी एट 13%, और पर एनम नहीं लिखा, लेकिन ये पर एनम ही है, डोंट वरी। प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर पेबल ओनली एट द एंड ऑफ द 4th ईयर। तो इस क्वेश्चन में एक ध्यान रखना कि हर साल इंटरेस्ट नहीं पे करना है। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होता जाएगा और उसको हम एनुअल कंपाउंडिंग के रेट से कैलकुलेट करेंगे, और प्रिंसिपल प्लस 4 साल का जो इंटरेस्ट अक्यूमुलेट हुआ है उसको हम पे करेंगे। सोनी विल लेंड द जापानीज सब्सिडरी ऑफ मैकडोनो 70 million yen फॉर 4 years एट 10%। ये क्या बात हुई, ये $5 लाख दे रहा है, तो ये 70 million yen क्यों दे रही है बोलो? क्योंकि डॉलर और येन का एक्सचेंज रेट है उसके हिसाब से, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना 10% है, क्योंकि जापान में इंटरेस्ट रेट हो सकता है कम हो, तो उसका बेनिफिट वो पास ऑन कर रही है। अगेन द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर पेबल एट द एंड। ये भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल 4th ईयर के एंड में ही पे होगा विद एनुअल कंपाउंडिंग। तो एनुअल कंपाउंडिंग का फॉर्मूला याद है आपको? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। तो ये फॉर्मूला यूज करके आपको प्रिंसिपल अमाउंट 4 साल के बाद कितना होगा वो निकाल लेना। चलो एक बार सब इरेज कर देते हैं। द करंट एक्सचेंज रेट इज 140 yen पर डॉलर, 140 yen पर डॉलर, और अभी यहां पे ये $5 लाख दिया हुआ है, तो $5 लाख इंटू 140 करूं तो ये हो जाता है 700 lakhs yen, विच इज इक्वल टू 70 million yen। ठीक है ना, 700 लाख का मतलब होता है 70 million yen, इसलिए क्वेश्चन में यहाँ पे 70 million yen दिया हुआ, यानी आज उन्होंने जो एक्सचेंज किया वो बराबर है, इक्वल अमाउंट एक्सचेंज किया है। एक बार मैं इरेज कर दूं। अब लिखा है इन्होंने कि द डॉलर इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 5 yen टू द डॉलर पर ईयर ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर। अभी रेट कितना है 140, लेकिन हर साल डॉलर का भाव घटेगा, 5 yen, 5 yen, 5 yen, 5 yen ऐसा घटेगा। इज इट राइट? तो यानी कि 4 साल के बाद डॉलर का रेट हो जाएगा 140 माइनस 5 इंटू 4 120 येन पर डॉलर। डॉलर वीक हो रहा है, डॉलर की शक्ति कम हो रही है, तो अब $1 के बदले सिर्फ 120 येन मिलेंगे 4 साल के बाद। ओके, तो ये तो आपको केस स्टडी ऊपर दिया गया इतना बड़ा। अब नीचे लिखा है 4 क्वेश्चन,
हो सकता है 4 into 2 8 मार्क का एक क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में। इफ दिस एक्सपेक्टेशंस प्रूव टू बी करेक्ट, अगर ये ऊपर जो भी लिखा गया सब कुछ सही हो गया, what will be the dollar equivalent of principal and interest payment to Sony at the end of 4 year? सिंपल क्वेश्चन है कि 4 साल के बाद सोनी को हम कितना अमाउंट पे करेंगे डॉलर में। अब इससे इजी क्वेश्चन और क्या हो सकता है। 5 लाख आपने बोरो किया है और 70 मिलियन बोरो किया है 4 साल के लिए 10% के रेट से। तो पहले तो आपको येन में कितना पे करना वो निकाल लो, और जो अमाउंट निकाल लोगे उसको डॉलर इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। तो आपको जैसे मैंने बताया कि अभी 4 इयर्स के बाद एक्सचेंज रेट हो जाएगा 120 येन पर डॉलर। तो इस एक्सचेंज रेट को यूज करके उसकी इक्विवेलेंट अमाउंट डॉलर में निकाल लेना। पहले 70 मिलियन का फ्यूचर वैल्यू निकाल लेना और उसको डॉलर में कन्वर्ट कर देना। व्हाट टोटल डॉलर विल मैकडोनो रिसीव, सोनी कितना पे करेगी मैकडोनो को एट द एंड ऑफ 4 इयर्स फ्रॉम द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन इट्स लोन बाय द यूएस सब्सिडरी ऑफ सोनी। तो यूएस सब्सिडरी ऑफ सोनी को कितना लेंड किया यहां पे देखना, $5 लाख 4 साल के लिए 13% से। ये फिगर तो ऑलरेडी डॉलर में ही है, तो इसको आपको डायरेक्टली फ्यूचर वैल्यू निकाल लेनी है $5 लाख की। एक अमाउंट यहां पर आएगा, एक अमाउंट यहां पर आएगा। पॉइंट नंबर 1 में मैकडोनो सोनी को पे कर रही है, पॉइंट नंबर 2 में सोनी मैकडोनो को पे कर रही है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो तीसरा आंसर आ जाएगा, विच पार्टी इज बेटर ऑफ विद द पैरेलल लोअर अरेंजमेंट, किसको फायदा हुआ। तो जिसको ज्यादा मिलेगा उसको फायदा हुआ। ओके, वो कैलकुलेशन के बाद ही पता चलेगा। व्हाट वुड हैपन इफ द येन डिड नॉट चेंज इन वैल्यू, अगर येन की वैल्यू चेंज नहीं होती मतलब अगर येन की वैल्यू 140 येन रहती पर डॉलर तो किसको फायदा होता। उस केस में मेरा जो पहला आंसर है, ये फर्स्ट आंसर, इसको आपको रिवाइज करना होगा और उस रिवाइज्ड आंसर को फिर से आपको पॉइंट नंबर 2 से कंपेयर करना होगा, राइट। और फिर जो ज्यादा आएगा दैट पार्टी इज बेटर ऑफ विद द पैरेलल लोन अरेंजमेंट, राइट। तो पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का एक डायग्राम बनवा दूं। नोटबुक निकाल लीजिए। मैकडोनो यूएसए, सब्सिडरी ऑफ सोनी इन यूएसए। तो यहां पर आप डायग्राम अगर अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो आपका आधा काम तो यही हो जाएगा कि $5 लाख लोन दे रहे हैं एट द रेट ऑफ 13%, और दूसरी तरफ सोनी इंडस्ट्रीज इन जापान, सोनी जापान इज लेंडिंग 70 million yen at 10%, is lending 70 million yen at 10% to the subsidiary of McDonough in Japan. Right? McDonough is lending $5 lakh to subsidiary of Sony, ऊपर वाला डायग्राम, और subsidiary of Sony of Japan is lending to subsidiary of McDonough 70 million yen at 10%. ठीक है, डायग्राम हो गया। अब नीचे लिखना स्पॉट एक्सचेंज रेट। आज रेट क्या था जब ये करेंसी स्वैप किया, तो आज रेट क्या था। स्पॉट एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू 140 येन पर डॉलर, एंड जो हमने स्वैप किया वो मैच हो रहा है। देखो $5 लाख इज इक्वल टू 70 मिलियन येन, $5 लाख इज इक्वल टू 70 मिलियन येन, क्योंकि अगर आप 140 से मल्टीप्लाई करते हो तो 700 आएगा, बट 700 लाख आएगा,
विच इज इक्वल टू 70 मिलियन येन। ठीक है, और एक वर्किंग छोटा सा बना लेते हैं, काम आएगा हमारे फर्स्ट आंसर में। एक्सचेंज रेट एट द एंड ऑफ 4th ईयर। एक्सचेंज रेट एट द एंड ऑफ 4th ईयर क्या होगा? उन्होंने क्वेश्चन में बहुत साफ साफ लिखा है कि हर साल डॉलर का भाव 5 येन से कम होता जाएगा, यानी 5 5 5 5 4 बार 5 येन कम होगा तो 20 येन कम हो जाएगा। तो आपको 20 येन घटाना पड़ेगा। एक्सचेंज रेट आफ्टर 4 ईयर विल बी 140 जो अभी है, -5 × 4 टाइम्स, तो 20 कम हो गया। तो आने वाले 4 सालों के बाद डॉलर का भाव घट जाएगा और अब वो हो जाएगा 120 येन पर डॉलर, राइट। डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है इस एग्जांपल में, इसलिए $1 के बदले कम येन मिल रहा है। यहां तक लिख लिया सबने? अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? If these expectations prove to be correct, what will be the dollar equivalent of principal and interest payments to Sony at the end of 4 years? तो 4 साल के बाद हम जो सोनी को पे करेंगे उसकी डॉलर में कितनी वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट करके बताना है। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, येन में कैलकुलेशन करूंगा, क्योंकि हमने येन में बोरो किया है और आपको एनुअल कंपाउंडिंग का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो लिखिए आंसर ए, हेडिंग अमाउंट पेबल आफ्टर 4 years, अमाउंट पेबल आफ्टर 4 years by subsidiary of McDonough to Sony Industries. Amount payable after 4 years by subsidiary of McDonough to Sony Industries. ये आपका क्वेश्चन था। एनुअल कंपाउंडिंग का फॉर्मूला वो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में पढ़ा था आपने, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू P इंटू 1 + r⁴n। P मतलब प्रेजेंट वैल्यू, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, N इज नंबर ऑफ ईयर्स। एनुअल कंपाउंडिंग के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं 70 मिलियन इंटू 1 + 0.10⁴। ठीक है, ये फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है अगर एनुअल कंपाउंडिंग हो तो यहां पर हमारा कैलकुलेशन बता रहा है इट विल बी 102.487 मिलियन येन, 102.487 मिलियन येन। ये येन में है, लेकिन क्वेश्चन में डॉलर में पूछा है कि इसकी डॉलर इक्विवेलेंट अमाउंट क्या है। तो अभी हम कौन सा रेट अप्लाई करेंगे? 4 साल के बाद वाला। 4 साल के बाद डॉलर का रेट कितने होने की चांसेस हैं? 120 येन पर डॉलर, 120 येन पर डॉलर, 120 येन इज इक्वल टू $1। तो जल्दी से बताओ 102.487 मिलियन येन इज इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर? तो डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? डिवाइड करेंगे, क्योंकि डॉलर महंगा है, तो जब हम येन को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू कम आनी चाहिए, इसलिए डिवाइड करेंगे। 102.487 डिवाइड बाई 120 करना, ये 120 4 साल के बाद वाला रेट है। कैलकुलेशन करेंगे, चेक करना आंसर 0.8541 मिलियन डॉलर। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, बस इतना ही था। सेकेंड आंसर भी बिल्कुल वही है, लेकिन इस बार आपको निकालना है कि सोनी ने मैकडोनो को कितने अमाउंट वापस किए 4 साल बाद। लिखो हेडिंग आंसर बी। आंसर बी, अमाउंट पेबल बाय सब्सिडरी ऑफ सोनी इंडस्ट्रीज, अमाउंट पेबल बाय सब्सिडरी ऑफ सोनी इंडस्ट्रीज टू मैकडोनो इन US डॉलर, to McDonough in US dollar. Amount payable by subsidiary of Sony Industries to McDonough in US dollar. तो यहां पर आपने कितना डॉलर लोन लिया था? $5 लाख,
और इंटरेस्ट रेट कितनी थी 13% लिखिए, इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R टू दी पावर N, फिर से लिखना इक्वल टू 5 लाख इंटू 1 प्लस 0.13 टू दी पावर 4। कैलकुलेट करेंगे, देखिए कितना आंसर आ रहा है। द आंसर इज $8,15,237, राइट। ये $8,15,237 है और ये ऊपर जो है वो $0.8541 मिलियन है। तो मैं क्या करता हूं, इसको भी मिलियन में कन्वर्ट कर देता हूं। तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू $0.815237 मिलियन। तो ये मैंने क्यों किया, ताकि अब आप दोनों को कंपेयर कर सकें। मैकडोनो ने सोनी को दिया $0.8541 मिलियन, मैकडोनो ने सोनी से लिया $0.815237 मिलियन। तो अब देखना है कि इसमें किसको फायदा हुआ, सोनी को फायदा हुआ या मैकडोनो को फायदा हुआ। मैकडोनो ज्यादा दे रही है कम ले रही है, तो फायदा तो सोनी को हुआ ना। तो आपका जो तीसरा क्वेश्चन था, विच पार्टी इज बेटर ऑफ विद द पैरेलल लोन अरेंजमेंट, तो वहां लिखना सोनी कंपनी इज बेटर ऑफ, सोनी कंपनी इज बेटर ऑफ विद द पैरेलल लोन अरेंजमेंट, सोनी कंपनी इज बेटर ऑफ विद द पैरेलल लोन अरेंजमेंट। जब भी एग्जाम में आंसर लिखोगे तो उसका रीजन भी लिखना अच्छा रहेगा। एज इट हैड टू पे $0.815237 मिलियन, as it had to pay $0.815237 मिलियन टू मैकडोनो, यानी ये जो अमाउंट अपने सोनी ने पे किया, बट इट रिसीव्स, ऊपर वाला अमाउंट देखना, बट इट रिसीव्स $0.8541 मिलियन, but it receives $0.8541 million from मैकडोनो। तो सोनी को फायदा हुआ अगर एक्सचेंज रेट चेंज होता है तो। अब क्वेश्चन को थोड़ा रिवाइज किया है, व्हाट वुड हैपन इफ द येन डिड नॉट चेंज इन वैल्यू। अगर मान लो येन का रेट या डॉलर का रेट नहीं बदला होता, 140 येन पर डॉलर 4 साल के बाद भी 140 येन पर डॉलर ही रहता, तो फिर किस पार्टी को ज्यादा फायदा होता। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो पहला आंसर है यहाँ हमने 120 से डिवाइड किया, ऊपर देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे 120 से डिवाइड, इसको अगर मैं 140 से डिवाइड करूं तो ये आंसर चेंज होगा। फिर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा और उसके बाद हम देखते हैं विच पार्टी इज बेटर ऑफ, किसको ज्यादा फायदा हुआ। तो नीचे लिखना आंसर डी लिखना, इफ द येन डिड नॉट चेंज इन वैल्यू, इफ द येन डिड नॉट चेंज इन वैल्यू, अगर येन का भाव नहीं बदला होता, द इक्विवेलेंट अमाउंट पेबल इन डॉलर, the equivalent amount payable in dollar will be equal to 102.487 divided by 140, so that is equal to $0.73205 million, $0.73205 million। चेक करना, राइट। अब कंपेयर करो इस आंसर को सेकेंड आंसर के साथ। तो मैकडोनो ने इस बार कम दिया, सोनी ने ज्यादा पे किया है, तो अगर रेट बदलता नहीं है तो मैकडोनो को फायदा होगा, राइट। तो नीचे एक नोट लिखेंगे, इन दिस केस मैकडोनो वुड हैव बीन बेटर ऑफ, इन दिस केस मैकडोनो वुड हैव बीन बेटर ऑफ विथ द पैरेलल लोन अरेंजमेंट। In this case, McDonough would have been better off with the parallel loan arrangement
as the amount received is 0.815237 million dollar. As the amount received is 0.815237 million dollar, and the amount paid is 0.73205 million dollar. The amount paid is 0.73205 million dollar. हो गया. This first answer is over. Now we'll come to a second question जो 8 मार्क के लिए एग्जाम में आ चुका है, मई 2011 एग्जाम, और ये बीच बीच में आरटीपी में भी आते रहता है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द रिपीटेशन इज पॉसिबल, रिपीट हो सकता है. A Inc and B Inc intended to borrow $2 lakh and $2 lakh in yen respectively for a time horizon of 1 year. ये कितना बोरो करना चाहता है? ये कंपनी ए है, ये $2 लाख बोरो करना चाहती है. इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? $2 लाख. और बी इंक और $2 लाख इन येन, और नीचे येन का रेट दिया हुआ है 120. इसको 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया येन 240 lakhs, 2 करोड़ 40 लाख हो जाएगा. राइट. तो एक कंपनी $2 लाख बोरो करना चाहती है और दूसरी कंपनी येन 2 करोड़ 40 लाख बोरो करना चाहती है. राइट. द प्रिवेलेंट इंटरेस्ट रेट्स आर एज फॉलोज. अब दोनों गए मार्केट में पता करने कि इंटरेस्ट रेट क्या है. तो अगर ए बोरो करता है येन में तो ए को लगेगा 5%, बी बोरो करता है अगर येन में तो बी को लगेगा 8%. तो किसकी स्थिति ज्यादा अच्छी है? ए की, बिकॉज ए को कम रेट पे मिल रहा है. बी को अगर फिक्स रेट, बी को अगर येन लोन 8% में मिल सकता है तो ए को 5% में मिल रहा है. तो ए की स्थिति अच्छी है यहाँ पे. लेकिन ए को ए डज नॉट वांट येन लोन. ए को येन लोन नहीं चाहिए, ए को चाहिए डॉलर लोन. डॉलर पे चलते हैं. डॉलर को आप देखेंगे तो डॉलर में भी ए की स्थिति मजबूत है, क्योंकि ए डॉलर लोन 9% से ले सकता है और बी 10% से. तो कुछ स्टूडेंट ऐसा सोच सकते हैं कि इसमें ए को कोई फायदा ही नहीं है, बिकॉज ए डायरेक्टली 9% से बोरो कर सकता है. बी से क्यों स्वैप किया जाए? क्योंकि बी तो डॉलर लोन 10% से बोरो कर सकता है. लेकिन ऐसा नहीं है. अगर मैं देखूं यहां पे, देखो जरा ध्यान से, कितने का गैप है? येन लोन में 3% का गैप है और डॉलर लोन में 1% का गैप है. तो इस केस में अगर ऐसा हो कि ए पहले येन में बोरो करे बी की जगह, तो 3% का फायदा हुआ. और अगर बी बोरो करे डॉलर में ए की जगह तो 1% का यहाँ पे नुकसान हो रहा है. 3 का यहाँ पे गेन हो रहा है अगर ए बोरो करता है बी की जगह तो, और यहाँ पे 1% का लॉस हो रहा है अगर बी की जगह ए की जगह बी बोरो करता है. फिर भी 2% का तो फायदा हो रहा है ना, फिर भी 2% का गेन हो ही रहा है. अगर ए बोरो करे येन में और बी बोरो करे डॉलर में तो 5 + 10 लगेगा 15.
अगर हम विदाउट स्वैप करते अपना अपना, देखो भाई तुम तेरा मैं मेरा, तो उस केस में ए विल हैव टू पे 9% और बी विल हैव टू पे 8। अगर दोनों अपनी अपनी दौड़ अकेले अकेले लगाएंगे तो टोटल इंटरेस्ट पे करेंगे दोनों मिलाकर 17%। लेकिन अगर दोनों साथ में चलते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे करेंगे? 15%, राइट। तो कितने का फायदा हुआ? 2% का फायदा हुआ। तो 2% क्या है? ये दोनों आपस में नेगोशिएट करेंगे कि उसको कैसे शेयर किया जाए। दे entered into a currency swap under which it is agreed that B will pay to A 1% over the yen loan interest rate. A will borrow at 5, but B will pay to A 1% more. So how much B will pay to A? B will pay to A how much? 6%, which the latter will have to pay as a result of the agreed currency swap, whereas A will reimburse interest to B only to the extent of 9%, और A B को कितना पे करेगा? 9% ही पे करेगा। तो इसमें A को क्या फायदा हो रहा है और B को क्या फायदा हो रहा है, वो आपको एग्जाम में लिखना है। A 5% में खुद बोरो करता है और B को वो स्वैप करता है 6% में, 1% का फायदा हो गया। और B 10% पे बोरो करके 9% में स्वैप कर रहा है, तो B को यहां पर 1% का घाटा हो गया। लेकिन अगर B खुद से बोरो करता तो 8% देना पड़ता, लेकिन स्वैप की वजह से उसको सिर्फ 6% देना पड़ रहा है, तो वहां उसको 2% का फायदा हो गया। तो येन लोन में आपको 2% का फायदा हुआ, डॉलर लोन में 1% का घाटा हुआ, तो बी को फिर भी नेट फायदा तो हो रहा है ना 1% का। कीपिंग द एक्सचेंज रेट इनवेरिएंट, अभी आपको इस क्वेश्चन में अज्यूम करना है एक्सचेंज रेट पूरे खेल में 120 येन पर डॉलर जाएगा। क्वांटिफाई द अपॉर्चुनिटी गेन और लॉस कंपोनेंट ऑफ द अल्टीमेट आउटकम रिजल्टिंग फ्रॉम द डिजायर्ड करेंसी स्वैप। अब आपको बताना है ए को कितना फायदा हुआ, बी को कितना फायदा हुआ। तो ए को फायदा कितना हुआ? ए ने 5% में बोरो किया, तो ये अपने बैंक को 5% देगा, बी से 6% लेगा और बी को 9% देगा, राइट। तो ये हमारा टोटल हो गया 8% आउटफ्लो होगा। ए के दृष्टिकोण से हम देखूं तो स्वैप की वजह से उसका नेट आउटफ्लो 8% होगा। लेकिन अब मैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बी पहले 10 पे तो खुद बोरो करेगा और ए को 9 में देगा, और ए विल पे टू बी 6%। टेन बैंक को देंगे, 6 लेंगे हम, सॉरी बी अपने बैंक को 10% देगा, ए से 9% लेगा और ए को 6% देगा। तो ये टोटल हो गया -7%। आप इसको 8 से कंपेयर करना। अगर भी मार्केट में स्वयं जाता है तो 8% देगा, ए के साथ स्वैप करेगा तो 7% देगा, 1% का फायदा हुआ। ए का वापस बता दूं, ए अगर मार्केट में खुद से डॉलर लोन लेने जाता है तो 9% देगा और स्वैप करता है तो 8% देगा, उसको भी 1% का फायदा हो गया। तो क्वेश्चन पूछा कि इनको गेन और लॉस कितना है, तो दोनों को 1% का फायदा हो रहा है, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो 1% ऑफ $2,000 टू ए एंड 1% ऑफ 2 crore 40 lakh is the benefit to B, right?
तो मैं इसको पहले अच्छे से प्रेजेंट करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ 2 लाइन लिखने से 8 मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो आप नोटबुक निकालो, लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ साथ। स्टेप 1, रिक्वायरमेंट। डिटेल में आंसर लिखवा रहा हूं, एग्जाम में थोड़ा आप एडिट कर सकते हैं। एज रिक्वायरमेंट इज $2 lakh। एज रिक्वायरमेंट इज $2 lakh। नेक्स्ट लाइन, B's requirement is $2 lakh into 120. B's requirement is $2 lakh into 120 equal to yen 2 crore 40 lakh equal to yen 2 crore 40 lakhs। फिर लिखना नीचे स्टेप 2, स्वैप अरेंजमेंट। तो इन्होंने कैसे आपस में किया जरा लिख लीजिए डिटेल में। स्वैप अरेंजमेंट क्या है इन दोनों के बीच? ए विल बोरो, ए को चाहिए तो डॉलर लेकिन येन में बोरो करेगा, बिकॉज येन में उसको एडवांटेज ज्यादा है। ए विल बोरो येन एट yen 2 crore 40 lakh। ए विल बोरो येन 2 crore 40 lakh at 5% per annum from bank and give it to B at 5 plus 1 equal to 6% per annum, and give it to B at 5 plus 1 equal to 6% per annum। B will borrow $2 lakh at 10% per annum। B will borrow $2 lakh at 10% per annum from the bank and give it to A at 9% per annum। and give it to A at 9% per annum। इसको एक डायग्राम के रूप में भी समझते हैं। ये A है, ये B है। ये जो बैंक है ये A को लोन दे रही है और ये जो बैंक है वो B को लोन दे रही है। तो साथ साथ डायग्राम भी आप ड्रॉ करते जाइए। ये 4 बॉक्सेस बना लीजिए। बैंक, A, थोड़ा गैप के बाद B, बैंक। तो डायग्राम साथ साथ ड्रॉ करना है मेरे साथ। ए जो है अपनी बैंक से 5% इंटरेस्ट रेट पे येन लोन लेगी, येन 5%, और ए विल ट्रांसफर टू बी, ए बी को ट्रांसफर करेगी एट 6%, 5 plus 1, एक ज्यादा लगाएंगी ताकि दोनों को 1-1% का फायदा हो जाए। तो 5 plus 1 6%, ठीक है। ए 5% पे फंड्स रेज करेगी, 6% पे ट्रांसफर करेगी। बी क्या करेगी? बी अपने बैंक से 10% के रेट से लोन लेगी डॉलर में और ट्रांसफर करेगी ए को 1% कम में, 9% में। राइट, ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना तो आपको समझने में इजी रहेगा कि ए ने 5% पे लेके 6% पे दिया, बी ने 10% पे लेकर 9% पे दिया, फिर भी दोनों को फायदा होगा। अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि दोनों को फायदा कितना हुआ। वैसे तो डायरेक्टली 1% लिख सकते हैं लेकिन थोड़ा डिटेल में लिखेंगे अच्छा रहेगा। स्टेप 3 लिखना, गेन और लॉस टू ए। गेन और लॉस टू ए, एक टेबल ड्रॉ करेंगे, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अमाउंट लिखना, जो भी करेंसी रहेगी डॉलर या येन वो साथ साथ इस कॉलम में लिखेंगे। कुछ फिगर्स डॉलर में आएंगे, फिर बाद में कुछ फिगर येन में आएंगे,
तो करेंसी कॉलम में लिखना है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट लिखा। फर्स्ट पॉइंट ए लिखना, ए विल पे टू द बैंक A will pay to the bank 5% into 2 crore 40 lakh. 5% into 2 crore 40 lakh. ए ने येन में बोरो किया है 2 crore 40 lakh 5% के रेट से, तो ए हैज टू पे टू इट्स ओन बैंक, अपनी बैंक को तो पे करोगे ना $12 लाख, 12 लाख येन। पॉइंट बी लिखना, ए विल रिसीव फ्रॉम बी, ए विल रिसीव फ्रॉम बी, बी से मिलेगा उसको 6% इंटू 2 crore 40 lakh, 6% इंटू 2 crore 40 lakh, तो उसको मिलेगा 14,40,000। आउटफ्लो इनफ्लो, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर लिखना ध्यान से, हमें टोटल करना है नीचे। नाउ ए विल पे टू बी, ए विल पे टू बी 9% इंटू $2 lakh इंटू 120। बोरो किया $2 lakh, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सारे फिगर्स को फिलहाल येन में लिख रहे हैं, तो 120 जो रेट है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ रहा है 21,60,000 येन। अब इन तीनों का टोटल कर लो। पॉइंट डी, नेट अमाउंट पेड इन येन, नेट अमाउंट पेड इन येन, नेट अमाउंट पेड इन येन, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक से टोटल करना, 19,20,000 येन। नेट अमाउंट पेड इन डॉलर इक्विवेलेंट, डॉलर इक्विवेलेंट में अगर मैं देखूं तो कितना पे किया है, क्योंकि ए की रिक्वायरमेंट डॉलर है तो मैं डॉलर में आंसर निकालूंगा। एक्सचेंज रेट 120 है, 120 से डिवाइड करो, नेट अमाउंट पेड इन डॉलर इक्विवेलेंट 19,20,000 डिवाइड बाई 120, $16,000। मतलब इस पूरे ट्रांजेक्शन में फाइनली ए ने कितना पे किया, $16,000। अगर ए खुद से बोरो करता तो इंटरेस्ट रेट क्या लगता, जरा देख के बताओ। ए को डॉलर लोन किस भाव से मिलता, 9% से, तो पॉइंट नंबर एफ में लिखेंगे, इंटरेस्ट पेबल बाई ए, इंटरेस्ट पेबल बाई ए विदाउट स्वैप। मान लो ए खुद ही जाता, बोरो करता $2 लाख, 9% पे लेकर आता, तो 9% इंटू 2 लाख लिखो, $18,000। अगर मैं खुद से जाके बोरो करता, ए खुद से जाके बोरो करता, तो $18,000 इंटरेस्ट पे करना पड़ता, लेकिन स्वैप की वजह से $16,000 पे करना पड़ा। तो क्या अच्छा है, स्वैप अच्छा है? यस। कितने से? 16 दिया, 16 नहीं देते तो 18 देना पड़ता, तो कितने का फायदा हुआ? पॉइंट नंबर जी, गेन $2,000। एग्जाम में टाइम कम है तो 1% ऑफ 2 लाख, क्योंकि 1% का फायदा हुआ, 5 में लेकर 6 में दिया, $2,000 आ गया। 1% ऑफ 2 लाख भी लिख सकते थे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर, गेन टू ए। बिल्कुल इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे गेन और लॉस टू बी, उसको भी फायदा होगा। उसको येन में 2% का फायदा हुआ है और डॉलर लोन में 1% का घाटा हुआ है, तो फिर भी नेट 1% का तो फायदा हुआ ही ना। लिखो स्टेप 4, गेन और लॉस टू बी, गेन और लॉस टू बी, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट।
बी ने लोन लिया है डॉलर में $2 लाख, और बी को इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल है डॉलर लोन पे 10%। तो आप लिखना फर्स्ट पॉइंट ए, इंटरेस्ट पेड टू बैंक, इंटरेस्ट पेड टू बैंक। $2 लाख इंटू 10% कितना हुआ? $20,000, ब्रैकेट में लिखना, आउटफ्लो है। पॉइंट बी, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम ए, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम ए, और बी विल रिसीव इंटरेस्ट कितने पे? 10 पे लेकर 9 पे ट्रांसफर किया था, तो ए उसे 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पे करेगा। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम ए 9% इंटू $2 लाख, वो आ गया $18,000। एंड इंटरेस्ट पेड टू ए अंडर स्वैप अरेंजमेंट, याद है आपको? ए ने येन लोन 6% पे ट्रांसफर किया था, तो 6% इंटू $2 लाख, इंटरेस्ट पेड टू ए $12,000। अब इन तीनों का टोटल कर लो, आउटफ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो। तो फाइनली नेट आउटफ्लो येन डॉलर में कितना हुआ? $14,000। अब ये तो फिगर डॉलर में है, लेकिन इनको येन में लोन चाहिए, तो इसकी इक्विवेलेंट अमाउंट लोन में निकाल लो। नेट पेमेंट इन येन, डॉलर को येन में कन्वर्ट करना है, 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14,000 इंटू 120, येन 16,80,000। ये इनका फाइनल आउटफ्लो है, नेट आउटफ्लो है येन में। अब 1 मिनट के लिए सोचो और बताओ, अगर बी खुद से येन में बोरो करता है 2,40,00,000, तो उनके लिए इंटरेस्ट रेट क्या होगा? 8%, राइट? तो 8% के रेट से वो कितना इंटरेस्ट पे करती? अगर स्वैप नहीं करती तो कितना इंटरेस्ट पे करते? लिखो, इंटरेस्ट पेबल बाय बी विदाउट स्वैप, इंटरेस्ट पेबल बाय बी विदाउट स्वैप, 2,40,00,000 इंटू 8%, 2,40,00,000 इंटू 8% इज, चेक करना, 19,20,000 येन। 19,20,000 येन आ रहा है, दोनों को देखो ध्यान से। विथ स्वैप आउटफ्लो हो रहा है 16,80,000, एंड विदाउट स्वैप आउटफ्लो होता 19,20,000। तो कितने की आपकी सेविंग हुई? दोनों का डिफरेंस निकालो, 1680 वर्सेस 1920, तो बी को भी फायदा हुआ ना यहाँ पे, 2,40,000 येन, बी गेन 2,40,000 येन। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसमें पहले हमें ऐसा लगता है कि ए को कोई फायदा नहीं होगा बी के साथ स्वैप करने में, लेकिन अगर आपका कंपैरेटिव एडवांटेज है येन में कंपेयर टू डॉलर, जहां पर आपको नुकसान हो रहा है स्वैप कर, तो स्वैप पॉसिबल हो सकता है। ओके, येन में कंपैरेटिव एडवांटेज ज्यादा है, इसलिए स्वैप पॉसिबल है। तो ये था करेंसी स्वैप। नाउ विल टेक इंटरेस्ट रेट स्वैप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू लुक एट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। दूसरा, आपके जो एक सिलेबस में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है एफआर के सिलेबस में, वहां पर भी जब आप अकाउंटिंग करेंगे इंटरेस्ट रेट स्वैप की, तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए पहले से इंटरेस्ट रेट स्वैप का, तो ये डिस्कशन वहां पर भी आपको काम आएगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इंटरेस्ट रेट स्वैप का मतलब यहाँ पर क्या स्वैप होने वाला है? अभी यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट स्वैप होने वाला है, प्रिंसिपल स्वैप नहीं होने वाला है। प्रिंसिपल को बेस लेकर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और इंटरेस्ट स्वैप होगा, तो देयर विल बी अ नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट, एक अज्यूम्ड प्रिंसिपल रहेगा, उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे, और जो गेनर है उसको डिफरेंस मिलेगा, जो लूजर है वो डिफरेंस पे करेगा।
So interest rate swap is a transaction involving an exchange of one stream of interest obligation for other. Okay. तो A और B जैसे दो पार्टी हो गए, तो A में पे टू B at 5% and B में पे टू A at LIBOR. तो फिक्स रेट इज स्वैप्ड अगेंस्ट फ्लोटिंग रेट, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट स्वैप. प्रैक्टिकली ये दोनों जो भी डिफरेंस आएगा वो लेना देना करेंगे. An interest rate swap is a transaction involving an exchange of one stream of interest obligation for the other. Typically, it results in exchange of fixed rate interest payment. Occasionally, it involves an exchange of one stream of floating rate interest payment for other. जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं उसमें एक फिक्स रेट रहेगा और एक फ्लोटिंग रेट रहेगा, लेकिन फ्लोटिंग टू फ्लोटिंग भी स्वैप हो सकता है अगर एक लाइबोर पे बेस्ड हो और दूसरा कोई दूसरे बेसिस पे जैसे ट्रेजरी बिल पे बेस्ड हो. अब यहां पर भी मैं आपको बता दूं कि एक थियरी क्वेश्चन आ सकता है, पहले आ चुका है कि राइट अ नोट ऑन इंटरेस्ट रेट स्वैप, IRS, राइट अ नोट ऑन इंटरेस्ट रेट स्वैप. तो पहले इंटरेस्ट रेट स्वैप का मीनिंग लिखना, पैराग्राफ 7, और उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखना, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और उसके बाद फिर हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको और समझेंगे और काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है इंटरेस्ट रेट स्वैप पे. So feature number 1, it effectively translates a floating rate borrowing into fixed rate borrowing and vice versa. तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था इस लेक्चर के कि क्या होता है कि ये कंपनी है A लिमिटेड, इसने बोरो कर रखा है अपने बैंक से फ्लोटिंग रेट पे, बैंक से फ्लोटिंग रेट पे बोरो कर रखा. अब इनको डर लग रहा है कि मैं क्या करूं, अगर मैं कंटिन्यू करता हूं और फ्लोटिंग रेट बढ़ जाता है, अगर ये लाइबोर पे बेस्ड और लाइबोर इंक्रीज हो जाता है तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा. तो वो क्या करेगी, एक दूसरी पार्टी आइडेंटिफाई करेगी, दूसरी पार्टी आइडेंटिफाई करेगी और उसके साथ ये क्या करेगी, अपना फ्लोटिंग रेट स्वैप करेगी और फिक्स्ड रेट पे करेगी. तो ये पार्टी इसको फ्लोटिंग रेट देगा जो ये अपने बैंक को दे देगी और बदले में इसको फिक्स रेट देगी. तो बी बोल रहा है ए को, ए मैं तुम्हें फ्लोटिंग रेट दूंगा, तुम मुझे फिक्स रेट दो. ये फ्लोटिंग रेट ये अपने बैंक को दे देगी, रेट बढ़ा तो उनको भी ज्यादा मिलेगा, रेट घटा तो उनको कम मिलेगा, और वो इफेक्टिवली बी को फिक्स रेट पे करेगी. तो इस एग्जाम्पल में क्या हुआ कि ए ने अपने फ्लोटिंग रेट को इफेक्टिवली फिक्स रेट में कन्वर्ट कर दिया, और अगर मैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बी ने अपने फिक्स रेट को इफेक्टिवली फ्लोटिंग रेट में कन्वर्ट कर दिया. तो अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप इंटरेस्ट रेट स्वैप यूज कर सकते हैं. नेट इंटरेस्ट रिसीव्ड इज पेड और रिसीव्ड. प्रैक्टिकली वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट देंगे और इंटरेस्ट लेंगे नहीं, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे. जो गेनर है, जिसको ज्यादा मिलने वाला है, वो डिफरेंस लेगा और दूसरी पार्टी उसको डिफरेंस पे करेगी. इफेक्ट सेम है. देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल. इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि प्रिंसिपल एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन एक प्रिंसिपल को हम बेस लेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, एंड इट इज स्ट्रक्चर्ड एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अंडरलाइंग लोन अग्रीमेंट. तो यहां पर एक्चुअली दो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक तो आपकी बैंक के साथ जो ओरिजिनल लोन लिया है वो तो चलेगा ही, राइट. उसके अलावा एक इंटरेस्ट रेट स्वैप कॉन्ट्रैक्ट भी होगा. इंटरेस्ट रेट स्वैप कॉन्ट्रैक्ट इज अ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट, इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट. बैंक के साथ जो लोन लिया है वो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है. इंटरेस्ट रेट स्वैप कैन बी यूज फॉर योर न्यू बोरिंग, इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर योर एग्जिस्टिंग बोरिंग. तो ये आपका
अच्छा काम हो गया। इंटरेस्ट रेट स्वैप से आप अपना इंटरेस्ट रेट रिस्क कम कर सकते हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट कम कर सकते हैं, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप का। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इट हैज बोरोड $50 मिलियन, जिसपे इसको फ्लोटिंग रेट पे करना है, लाइबोर प्लस 0.25। एक दूसरी कंपनी है वाई, उसने $50 मिलियन बोरो किया है, दोनों का देखो अमाउंट सेम दिया हुआ है एट अ फिक्स रेट 10.5। अभी एक्स चाहता है कि मैं फिक्स रेट में पे करूं और वाई चाहता है कि मैं फ्लोटिंग रेट में पे करूं। So X and Y will enter into a interest rate swap transaction under which X will pay to Y a fixed interest rate of 10.5. X ने Y का इंटरेस्ट पे कर दिया and Y agrees to pay X a floating rate of LIBOR plus 0.25. Y ने X का फ्लोटिंग रेट पे कर दिया। तो आप बताओ इफेक्टिवली X किस फॉर्म में पे कर रहा है? फिक्स रेट में 10.5, क्योंकि उसकी फ्लोटिंग लायबिलिटी तो बी पे कर रहा है, वाई पे कर रहा है, और वाई इफेक्टिवली कौन से फॉर्म में पे कर रहा है? फ्लोटिंग रेट में, क्योंकि उसकी फिक्स रेट की लायबिलिटी तो एक्स पे कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट स्वैप। ओके, तो अभी हम एक काम करेंगे, विल टेक अ ब्रेक।